देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आज की अड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। पाकिस्तान बार बार कश्मीर कश्मीर चिल्लाता है। पाकिस्तान बार बार सरहद से अपने आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की फिराक में रहता है। पाकिस्तान बार बार परमाणु हमले की धमकी भी देता है, लेकिन अब एक शेख चिल्ली की जुबान को उसी के अंदाज में जवाब मिलने लगा है। जब से हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है और पाकिस्तान में इमरान खान वजीर आजम बने हैं, दोनों ही मुल्कों को अपनी ताकत और अपनी सेना की ताकत का बखूबी एहसास हो गया है। इमरान खान की सांस हर रोज फूलती है, रातों को नींद नहीं आती, हर रोज खौफ में गुजरता है कि जाने किस दिन फिर से एयर स्ट्राइक हो और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हिंदुस्तान में शामिल हो जाए और इस तरीके से अखंड भारत का हिंदुस्तान का सपना कहीं पूरा ना हो जाए। इसी बौखलाहट में, इसी घबराहट में वो उत्पात मचाने लगते हैं। इस घबराहट में उन्होंने पूरे लॉन्च पैड, 15 लॉन्च पैड हैं सरहद पर, पूरे के पूरे लॉन्च पैड उन्होंने आतंकवादियों से फुल कर दिए हैं। और कायर बाजवा ने भी आतंकवादी शिविरों में फाड़े के टट्टुओं को भर लिया है। लेकिन ये पाकिस्तान जानता नहीं है कि ये अब नया हिंदुस्तान है। इसको छेड़ोगे तो ये छोड़ेगा नहीं, घर में घुसकर मारेगा। और रह गई बात आतंकवादियों की और सेना की, चाहे जितना लगा लो, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो एक दिन तिरंगा लहराएगा ही। और अब आपको आज की सबसे बड़ी खबर बता दूं, 15th कॉर्प्स के टॉप कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने यह कहा है कि जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, गर्मी और ज्यादा बढ़ती जा रही है, आतंकवादियों को और ज्यादा घुसपैठ कराने के फिराक में पाकिस्तान लगा हुआ है। 15 सभी लॉन्च पैड फुल हैं। सभी आतंकवादी शिविरों में आतंकवादियों को ठसाठस भरा गया है। और यह सिर्फ इसलिए क्योंकि एक के बाद एक तमाम बड़े आतंकवादियों का घाटी से सफाया होता जा रहा है। घाटी में अमन बहाली होती जा रही है, कानून व्यवस्था वापस बहाल होती जा रही है और लिहाजा घाटी एक बार फिर गर फिरदौस अमीयस, गर फिरदौस जमीयस, अमीयस अमीयस अमीयस, अगर जन्नत कहीं है तो यही है, इस राह पर बढ़ चली है। और दूसरी खबर भी आपको बता दूं जिस वजह से पाकिस्तान में घबराहट और तिलबिलाहट है। दिल्ली के करोल बाग से 3 ISI एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक ड्राइवर है और 2 पाकिस्तान हाई कमीशन के ही स्टाफ हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन में ये लोग वीजा और डॉक्यूमेंटेशन में काम करते थे और इन लोगों के टारगेट पर होते थे भारत के सैनिक, जिनके साथ मिलकर दोस्ती करके अपने आप को पत्रकार और कारोबारी बताकर उनसे टोह लेने की, राज लेने की, डॉक्यूमेंट्स लेने की फिराक में रहते थे। और भारत ने इनको रंगे हाथों डॉक्यूमेंट्स लेते हुए पकड़ा है और पर्सोना नॉन ग्राटा, जो कि डिप्लोमेसी की जुबान में कहा जाता है कि अब हमको ये व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहिए, पर्सोना नॉन ग्राटा कैटेगरी में डालकर इन दोनों को देश छोड़ने के लिए कह दिया गया है। इन दोनों खबरों से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारत का हाई कमीशन जो है उसके स्टाफ को तलब करके नाराजगी जताई है। वियना संधि का हवाला दिया है, कहा है ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान के इमरान खान बाजवा और वहां के ISI मुखिया को शायद ये पता नहीं है कि पाकिस्तान के हर पाप पर हिंदुस्तान की अब पैनी नजर है। आज की अड़ी में इसी बात पर हम करेंगे चर्चा कि आखिर कोरोना के काल में बारूदी मंसूबों को लेकर पाकिस्तानी घुसपैठिए और सेना के लोग सरहद पर क्या कर रहे हैं। समझेंगे ये भी कि कहीं कश्मीर के चक्कर में पाकिस्तान अपना एक बड़ा हिस्सा या पूरा हिस्सा तो भारत के हाथों गंवा नहीं बैठेगा। आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है, इसी पर होगी आज की चर्चा। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कविंद्र गुप्ता, जो कि डेप्यूटी CM रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के। हमारे साथ फ़खर यूसुफ जई जुड़ रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, इस चर्चा का हिस्सा होंगे, स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ आरजू काजमी जुड़ रही हैं, आप भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान, जबकि पूरी दुनिया ग्रैपल कर रही है, कोरोना से जूझ रही है, पाकिस्तान को उस समय भी इसमें अपॉर्चुनिज्म क्यों दिखाई दे रहा है? वो इतना अपॉर्चुनिस्टिक क्यों हो गया है?
इतना अपॉर्चुनिस्टिक कि उसके आतंकवादी कैंपों में जो भाड़े के टट्टू बैठे हुए हैं उनमें भी कोरोना तेजी से फैल रहा है, लेकिन इसकी परवाह उसे नहीं है। उसे तो बस इस बात की परवाह है कि इनकी घुसपैठ कराओ और कश्मीर में अमन जो बहाल होता जा रहा है उसमें फिर से किसी तरीके से खलल डालो। फखर यूसुफजई, ये खबरें आप तक भी पहुंच रही होंगी। क्यों कर रहा है पाकिस्तान की पहले ही कोई बहुत अच्छी इमेज नहीं है वर्ल्ड फ्रेटर्निटी में? क्या उसको इस बात की परवाह नहीं है कि लोग कभी नहीं भूलेंगे कि कोरोना में भी पाकिस्तान ने कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया रखा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की कि कोरोना ने पूरी दुनिया को घेरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुस्तान अपनी जो हरकतें हैं उससे बाज नहीं आता। कभी एक ड्रामा स्टेज करता है, कभी दूसरा ड्रामा स्टेज करता है। आपने बात की पाकिस्तानी हाई कमीशन की, जो दिल्ली में 2 लोग पकड़े गए थे, ताहिर और आबिद, जो वहां पे असिस्टेंट और कलर की पोस्ट पे काम करते थे। अकॉर्डिंग टू द वियना कन्वेंशन, आप किसी डिप्लोमेटिक मिशन के बंदे को आप डिटेन नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं कर सकते। दोनों के ऊपर आपकी रॉ के लोगों ने उनको कल उठाया था, उनको डिटेन किया था। सबसे पहले तो ये चीज समझने की जरूरत है। ठीक है, अगर कोई बंदा इन्वॉल्व है आप करें, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉज चलें। जब आपको यहाँ पे कलभूषण था पाकिस्तान के अंदर, तो आपकी हुकूमत ने कहा कि भाई उसको ये एक्सेस दिया जाए, वो ये एक्सेस दिया जाए, हालांकि ही वाज नॉट ए डिप्लोमेट। ठीक है, तो एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होती है। आपने कहा कि वो नापसंदीदा शख्सियत करार दी गई कि इनको यहाँ से निकाला जाए, विद इन 24 आवर इनको हिंदुस्तान को छोड़ना है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका मुल्क है, आप ये चीज कर सकते हैं, लेकिन ये चीज याद रखें, यहाँ इस्लामाबाद के अंदर हिंदुस्तान का हाई कमीशन भी है। इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता डिप्लोमेटिक मिशन के लोगों को। सबसे फखर बड़ी बात तो यूसुफजई, ये। दूसरी बात आपको मालूम होगा कि जिसके ऊपर भी शक होता है वो हाई कमीशन में ही काम करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी जांच पड़ताल का हक होता है और उसको बाद में पर्सोना नॉन ग्रेटा करार देके उसको वापस उसके मुल्क को भेजा जाता है। आपको इसमें हिंदुस्तान की हरकत दिखाई दे रही है। आप उनकी तरफ से किए जा रहे एस्पेनेज को सही ठहरा रहे हैं? मैं नहीं 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 एस्पेनिश को मैं बिल्कुल सही नहीं ठहरा रहा। मैं सिर्फ आपको ये बात बता रहा हूँ कि जिस तरीके से लॉज हैं उसके मुताबिक आप उनको उसके ऊपर आप उसको उनको टॉर्चर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर मतलब 2-3 इस तरह की बड़ी मिसालें नहीं, मौजूद किसने हैं। आपको ये बोला कि टॉर्चर किया गया है? वियना कन्वेंशन का जितना ख्याल हिंदुस्तान रखता है फखर यूसुफजई साहब, उतना पाकिस्तान कतई नहीं रखता। आरजू काजमी का भी नजरिया ले लूं, फिर हिंदुस्तान में लोगों से बात करता हूं। आरजू काजमी जी, आप लोग जैसा भी फखर यूसुफजई ने भी बात की, इस तरह से आप किसी को पकड़ के टॉर्चर नहीं कर सकते। आप उसको, अगर आपको कोई सबूत है, आपके पास कोई प्रूफ है उस बात का, तो आप सामने लेकर आइए और हमारी गवर्नमेंट से बात कीजिए। इस तरह से आप लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा, सबसे पहले तो आरजू काजमी ये बताइए कि आप किस बेसिस पे कह रही हैं टॉर्चर? मुझे उम्मीद थी कि आप ये कहेंगी कि इस तरह से हाई कमीशन की आड़ में जासूसी करना ठीक नहीं है, वो तो आपने नहीं कहा। लेकिन चलिए, अगर आप ये कह रही हैं कि टॉर्चर किस बिना पे कह रही हैं आप किया गया है? आपके पास अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया है आपने। ये सिर्फ आप एक एलिगेशन लगा रहे हैं। जिस दिन आप प्रूफ देंगे उस दिन हम मानेंगे ना। आप प्रूफ दीजिए, सिर्फ एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होता। आपने मुंबई हमलों के संदर्भ में जो हमने पूरे डॉजियर दिए, डॉक्यूमेंट्स दिए, क्या पाकिस्तान ने उस पर अमल किया? आप लोग सबूत पर अमल करते हो, हम लोग सबूत के बगैर कोई बात नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान हमले में कौन कौन लोग से शामिल थे और उनका क्या हाथ था, हमने आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिए क्या? क्योंकि सर, आप लोगों की आदत है इस तरह आप से डॉक्यूमेंट की बात करती हैं। कि आप लोग अभी कोरोना वायरस के दौर में भी आप लोग कभी कहते हैं कि जी गर्म हवाएं फेंक रहे, कभी टिड्डियां, कभी कबूतर। मैं तो रोज सुबह उठ के देखती हूँ कि आज इंडियन मीडिया पे क्या हो रहा है, आज हमने क्या कर दिया। आप लोग अभी सोचिए, आप लोगों पर भरोसे का स्तर कितना कम है। आरजू काजमी जी, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि कितना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। आपकी तरफ से एक परिंदा अगर इधर आ जाए, उसके पैर में अगर आप छल्ला बांध के उसमें नंबर लिख देंगी और उसके पंखों को लाल पीला हरा नीला कर देंगी तो शक नहीं होगा। इधर से कोई परिंदा उधर जाएगा तो आप लोग उसको कैसे देखोगे? लेकिन अभी जिस मुद्दे पर बात हो रही है उस मुद्दे पर बात कीजिए। कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए कि जो लोग कबूतर पालते हैं उस पे छल्ला भी पहनाते हैं उसको, और उस पे नंबर भी डाले होते हैं। वो कोई खास बात नहीं है। आमतौर पे जो लोग कबूतर पालने के शौकीन होते हैं वो निशानियां रखते हैं। मैडम, अपने यहाँ के लोगों को जब आप इस तरह का कलावा पहना के हिंदुस्तान भेज देती हैं और वो जब यहाँ लोगों को निशाना बनाता है तो उसको ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि यहाँ हिंदू संगठन से वो ताल्लुक रखता था,
तो आप किस परिंदे को क्या करके भेज दो, आप लोगों पे कोई एतबार नहीं कर सकता। लेकिन इस बात को लेकर मैं अपने देश के मेहमानों के पास भी जाना चाहूंगा। कविंद्र अगर हमारे साथ इस समय थ्रू हैं तो कविंद्र, आपका नजरिया क्या है? जम्मू कश्मीर में आप खुद क्या महसूस कर पा रहे हैं? 15th कॉर्प्स के टॉप कमांडर ने यह कहा है कि लगातार घुसपैठ की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, वहां लॉन्च पैड और आतंकवादी शिविर फुल चल रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से हमेशा प्रयास रहा है, उसको तकलीफ ये है कि भारत आने वाले समय में पूरा जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी ले लेगा। तो इस सारे संदर्भ में मैं इतना इनको कहना चाहता हूं कि एक नंबर एक ये जो कह रहे थे कि नंबर एक तो भारत की सुरक्षा एजेंसियां कितना अलर्ट हैं। आप जितना भी कुछ कर लो उसके बावजूद, चाहे वो आपका कबूतर हो, चाहे वो आपके वो डिप्लोमेट ऑफिस में काम करने वाले लोग हों, किस प्रकार से उनकी गतिविधियों पर भारत नज़र रखता है। और हम आपकी जो बॉर्डर पर आप कर रहे हैं उस पर भी हमारी पूरी तरह से नज़र है। अगर एक भी कोई हरकत आपकी तरफ से की गई तो छोड़ा नहीं जाने वाला। पहले भी आपको याद है कि किस तरह से हमने घर में घुस करके आपको सबक सिखाया था। आने वाले समय में आप ये इस प्रकार की हरकतें अपने, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो ISI है, चाहे वो आपकी आर्मी है, या वो कविंद्र गुप्ता साहब, मैं ये समझना चाहता हूं कि यहाँ पर घुसपैठ में कितना इजाफा आप लोगों ने, क्योंकि आप वहां से ताल्लुक रखते हैं, महसूस किया है। हिंटरलैंड में कितने लोगों को इन्होंने घुसाकर अपनी स्लीपर सेल का इस्तेमाल करते हुए लोगों को उकसाने बरगलाने की कोशिश की है, क्योंकि इन लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है कि 370 एब्रोगेट होने के बाद अब वहाँ अमन बहाली होने लगी है, लोग कानून व्यवस्था पर अकीदा दिखाने लगे हैं और चीज़ें वाकई अब ये जन्नत बनने की तरफ ये घाटी बढ़ रही है। उसको पसंद नहीं आ रहा पाकिस्तान को। देखिए, पिछले इन्होंने कोशिश की 2 या 3 जंगें लड़ने की, और जंगों में जो हमने सबक सिखाया है वो इनको आज तक याद है। इनको ये पता लग गया है कि सीधे तरीके से हम भारत के साथ मुकाबला नहीं कर सकते ना। ये इनको याद होना चाहिए 1971 में किस प्रकार से आपके 90,000 सैनिकों को घुटने टिकवाए थे हमने, और अब बांग्लादेश अलग किया था। अगर इस प्रकार की कोई भी हरकत की जाती है तो छोड़ा नहीं जाएगा। कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है। इसके लिए हमने बहुत से बलिदान दिए हैं और हमारे साथ कोई भी ऐसी कोशिश इसमें की गई, आज घाटी को जुड़ रहे हैं। हम नॉर्मल की तरफ ला रहे हैं। कविंद्र जी, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगा। के सिन्हा साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, खुद अपनी तरफ से तमाम तरह की जितनी नाकाबिले बर्दाश्त चीजें और हरकतें हो सकती हैं वो पाकिस्तान कर रहा है। वहां रहने वाले हिंदुओं पर अत्याचार तो कर ही रहा है, धर्मांतरण के नए से नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। सरहद पर आप देख रहे हैं किस तरीके से लॉन्च पैड फुल बताए जा रहे हैं। आतंकवादी शिविरों में लोग ठसाठस भरे हुए हैं, भले उनको कोरोना हुआ पड़ा है वहां पर। इधर अंदर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्थानीय लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, स्लीपर सेल से एक्टिवेट करने की कोशिश किए जा रहे हैं, यहाँ हाई कमीशन में एस्पिनिश करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान कोरोना के दिनों में भी ऐसा कर रहा है। क्या ये अपॉर्चुनिस्टिक होने की इससे बड़ी कोई हद हो सकती है? देखिए दिनेश जी, इनकी फितरत रही है लास्ट 70 साल से, और आरजू काजमी और फकर यूसुफ भाई साहब जानते हैं, ये 70 साल से ये करते रहे। जब भी कभी ऐसा मौका आया, ये उस समय अपनी कबूतरबाजी करते हैं और कबूतर उड़ाते हैं। और हर एक बार जब कबूतरों के पंख पकड़े जाते हैं और कतरता है, तब ये बाज आते हैं कुछ दिनों के लिए। फिर क्योंकि ये ऐसे सांप हैं कि उनके कितने भी कुछ लेंगे वो अपने फिर से फन खड़े कर देते हैं। देखिए क्या प्रॉब्लम है, आज प्रॉब्लम नहीं कश्मीर की है, इनकी हवालियां उड़ी हुई है। कबूतरबाजी करने के बाद इनकी कबूतरें उड़ गई हैं कि पीओके के अंदर में बड़ी कार्रवाई हुई। इन्होंने पुलवामा 2 का अंजाम दिया है। आपको मैं इस्माइल का नाम याद दिलाऊंगा, जिसको ये लोग फौजी बाबा कहते हैं, या पाकिस्तानी है। 2018 से लेकर के ये अभी तक वहां पर सक्रिय है। ये अकेला कमांडर जैसे मोहम्मद का बच गया है, और ये दिल्ली के बहुत चक्कर काट लिए हैं। ये इसके अलावा ये जम्मू की चक्कर काटता है। ये देखिए, सुनने भाई, मेरे भाई सुन ले, अभी इनको ये पता है कि पुलवामा वध का आपने देखा था, बालाकोट 1 हुआ है। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ बालाकोट 2, 3, 4 की तैयारी पूरी है, और वो हम अपने समय में करेंगे। आपने ये कहा कि जब आप बात करते हैं पीओके की, तो हम केवल गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी बात करते हैं, हम सतराम वैली को
भी बात करते हैं, हम अक्सर चीन की भी बात करते हैं, हम उस की भी बात करते हैं जिसमें सिंध शामिल है। जब हम बलूचिस्तान या पख्तूनिस्तान जिसमें खैबर पख्तूनख्वा का इलाका छोड़ करके हम ये मानते हैं, मेरा ये मानना है कि ये सारा का सारा इलाका, क्योंकि ये भाग से गए और आरजू बहुत अच्छी जानती हैं क्योंकि ये हमारी देश की बेटी थी, वहां गई है, कुछ दिनों के लिए गई है और ये मैं यकीन दिलाता हूं इन दोनों पत्रकारों को कि आपको मौका मिलेगा, क्योंकि ये अब देश को बांटने की बात नहीं होगी, हम तोड़ेंगे नहीं, बांग्लादेश नहीं बनाएंगे। अब हम इंडिया के साथ इनको वही जो हमारा स्वरूप था, विकसित भारत का स्वरूप है अर्जुन, वही होगा। और आप भी, मुझे पता है, आपने मुझे पिछली बार बताया था कि मैं बहुत खुश होंगी क्योंकि मैं तो इलाहाबाद की रहने वाली हूं, मैं आ जाऊंगा। फखर साहब का तो पता नहीं ये क्या उस साइड के हैं। आने वाले समय में आप तैयारी कर, इनके कबूतर उड़ चुके हैं, इसलिए अभी अपने पूरे के पूरे हाई कमीशन को इन्होंने अलर्ट किया हुआ। जो आपने देखा कि जो कार्रवाइयां हुई हैं, खास करके जो हमारे दिल्ली के अंदर जिस तरह के सिन्हा साहब, अभी आरजू काजमी जी ने यह आरोप लगाया कि आप लोग वहां पर काम करने वाले हाई कमीशन के स्टाफ को टॉर्चर नहीं कर सकते, ये वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। इनके पास टॉर्चर का टेलीग्राम पहुंच कहां से गया? अरे इनके लिए तो हर एक चीज टॉर्चर दिखाई देता है, इनको ये नहीं पता लगता जब ये वहां पर 2 मिलियन लोगों को इन्होंने टॉर्चर किया और रेप किया है बांग्लादेश के अंदर, जिसके कारण हमें जाना पड़ा। जिन्होंने जिस तरह से इन्होंने टॉर्चर किया और रेप किया और लूट चली की कश्मीर के अंदर में, उसके कारण इनको हम लोगों को एक्शन लेना पड़ा। और जैसे आरजू जी जब बात करती है तो चले जवान में करती, तो ISI की बात। तो आप ये कह रहे हैं के सिन्हा साहब कि ये लोग एक मेक बिलीव वर्ल्ड में रहते हैं, ये खुद की बनाई हुई दुनिया में अपने तसव्वुरों में रहते हैं, सच्चाई से इनका लेना देना नहीं। इंडिया, एंटी इंडिया जो थॉट प्रोसेस है वही इनके वजूद की वजह है, लिहाजा ये उसे मिटने नहीं देना चाहते। और अगर आवाम वहाँ की चाहती भी है, जैसे आरजू काजमी जी को कहीं याद आया होगा कि वो कहाँ की रहने वाली हैं हिंदुस्तान में, लेकिन वहाँ की आर्मी ये मुमकिन नहीं होने देगी कि आवाम के बीच में रिश्ता प्रगाढ़ हो। और ये कहीं उनको ये डर लगता है कि कहीं ये वापस एक दूसरे से हिल मिल जाके मिल तो नहीं जाएंगे। मैं एक बार फिर से फ़खर यूसुफ जई के पास जाता हूँ। फ़खर यूसुफ जई साहब, देखिए, आत्मा तो आपकी भी समझती होगी कि सच्चाई क्या है और गलत क्या है, लेकिन शायद क्योंकि आपको उस मुल्क में रहना है और वहाँ के हुक्मरान उनकी एक ख़ास तरीके की सोच है, लिहाजा आप वही कहेंगे जो आप कहते रहे हैं। आपको बेशक दिखाई दे रही होगी सच्चाई क्या है, लेकिन शायद वो कबूल पाना इस वक्त आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं दिनेश, यहाँ पे रह के भी अल्लाह का शुक्र है कि जो बात मुझे करनी होती है और जो बिल्कुल सही होती है मैं वही बात करता हूँ। मुझे किसी से ना तो मैं किसी के यहाँ पे जिन लोगों की आप बात करें, मैं उनके यहाँ कोई नौकरी नहीं करता कि अगर उनसे मैं पैसे लूंगा तो मैं वही बात करूंगा। फ़खर यूसुफ साहब, अच्छी बात है। फ़खर यूसुफ साहब, फ़खर यूसुफ साहब, मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहा हूँ। बस एक बात आपको ये पूछना चाहता हूँ मैं कि कश्मीर की पूरी हिस्ट्री आपको पता है ना, इतिहास पता है, वो कब कब कहाँ कहाँ किसके द्वारा रूल किया गया, वहाँ किसकी आबादी थी, फिर वहाँ कैसे धर्मांतरण कराए गए, कैसे लोगों के धर्म परिवर्तित किए गए और फिर कैसे वहाँ एक ख़ास तरीके की आबादी को बढ़ाया गया। और अब जबकि वो हिंदुस्तान का इंटीग्रल हिस्सा है, था और रहेगा, उस पर अपनी निगाहें गड़ाकर पाकिस्तान, क्योंकि उसको ये लगता है कि मजहब के नाम पर कलमा पढ़ने वाले भाइयों एक हो जाओ वाला जो नारा लगाया जाता है, उम्मत के नाम पर हवाला दे देकर वो लोगों को भड़काएगा, बरगलाएगा और कश्मीर को ले लेगा। क्यों ये सब आप छोड़ते नहीं हो सर? आप क्यों आज की रियलिटी को देख नहीं रहे हो जो सामने है? मैं बिल्कुल इस पे आपको कमेंट करता हूं। सबसे पहले तो ये है कि कश्मीरियों से पूछ ले कि वो क्या चाहते हैं। पाकिस्तान को छोड़ दे और हिंदुस्तान को भी छोड़ दे, जो वहां पे तकरीबन 8। अरे आप बांग्लादेशियों से पूछा आपने कि वो क्या चाहते हैं? बांग्लादेश संभाल पाए आप? पूर्वी पाकिस्तान संभाल पाए आप? आपके पास जो है वो तो संभाल लीजिए। कश्मीर के लोगों से तो हम पूछ ही रहे हैं, और कश्मीर लोग कितने अमन में हैं आप उनसे जाकर पूछिए। फ़खर यूसुफ जई, मैं सवाल करूं? फ़खर यूसुफ जई साहब, आप अच्छे पत्रकार हैं, ये मेरा मानना है। क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ आपसे? आपने कहा कश्मीरियों से प्लीज के सिन्हा साहब, कश्मीरियों से जरूर पूछेंगे। आप जाकर के POK में पूछे, जब आवाज आती है दो मियाँ जी को, जब आपके एनालाइज बटालियन कहती है बलूचिस्तान में पूछे आप, सेना के साथ जुड़ना है, ये सब गए तब आपने कश्मीर के अंदर में एनालाइज नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के, क्योंकि मैं रहा हूँ, मैं उनके साथ ऑपरेट किया है,
पाकिस्तान के अंदर में उस इलाके को कैप्चर किया है जिसका नाम प्योर जारी है। तो उस समय NLI के हमारे मेरे भाई, मैं कहता हूं उनको भाई, वो कहते हैं कि सर आप किस तरह से हमारे को भारत की फौज में मिला पाओगे। आप ये इस्तेमाल ने कहा कि जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए सर, एक एक करके बोलिए। के सिन्हा साहब आप शांत हो जाएं, फखर यूसुफजई को बोलने दें, फिर राजू काजमी के पास चलते हैं। आप शांत हो जाएं। फखर यूसुफजई। जी जी जी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि सर बात ये है दिनेश, बात ये है कि बात कश्मीरियों ने करनी है। पाकिस्तान कौन है और हिंदुस्तान कौन है, उनको अपना फैसला करने दें कि वो लोग क्या चाहते हैं। अगर वो आपके साथ रहना चाहते हैं तो कितने रोक है उनको कि आपके साथ वो ना रहे। लेकिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये लागू होना चाहिए जो आप कह रहे हैं, बलूचिस्तान में ये लागू होना चाहिए जो आप कह रहे हैं। बलूचिस्तान डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है सर, दैट इज द पाकिस्तानी प्रोविंस, और कश्मीर जो एक डिस्प्यूटेड लैंड है जिसके ऊपर आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है अभी अभी एक बड़े बलूच लीडर की आपने हत्या कर दी वहां पे ISI ने, और आप कह रहे हैं कि वो विवादास्पद नहीं है। विवादास्पद है कि नहीं ये तय कौन करेगा? कश्मीर विवादास्पद है ये आप लोगों को लगता है, हमको लगता है बलूचिस्तान विवादास्पद है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर विवादास्पद है। वहां के लोगों से आप प्लेबिसाइड कराइए। दिनेश, मैं कवर करता हूं बलूचिस्तान को बहुत करीब से। मैं आपको वो बात बताऊंगा जो एक्चुअल है। हो सकता है 2% या 3% लोगों का, या फिर जो वहां के उनके कुछ लीडर। मुझे नहीं पता करना सर। जो सवाल अभी पूछा है के सिन्हा ने उसका जल्दी से जवाब दे दीजिए सर। बलूचिस्तान कौन कवर करता है कि नहीं, वहां की हकीकत हमको मालूम है सर। आप निकलते हैं, मुजाहरे करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। पाकिस्तान ने उनको ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद, किसने उनको कहा कि आप पाकिस्तान के फ्लैग में अपने लोगों को दफन करें? वो करते हैं, पाकिस्तान उनको फ्लैग वहां पे भिजवाता है। ये नहीं। अरे सर, आप लोग आतंकवादी वहां से घुसपैठ करा देते हैं, ISI और आर्मी मिलकर वहां से आतंकवादियों की घुसपैठ करा देते हैं। यहाँ 4 भाड़े के लोगों को 4 पैसे फेंक कर पाकिस्तान का झंडा लेकर कहीं पर नारे लगवा लेना कितनी बड़ी बात है। मैं दिल्ली, आप लोग चाहें तो दिल्ली में 4 लोग ऐसे खड़े कर देंगे, उससे दिल्ली आपका हो जाएगा। कमेंट में इस पे करता हूं, छोटा सा कमेंट में इस पे करता हूं। आप ये श्रीनगर, अनंतनाग, आपको लगता है ये अरब से आए हुए नॉमेनक्लेचर हैं? आर्मी और पाकिस्तान ISI इतनी स्ट्रांग है कि आपकी 8 लाख की आर्मी वहां पे बैठी और उसके बावजूद अपने जो आप जिनको सोकाल्ड कहते हैं कि घुसपैठिए और पता नहीं टेररिस्ट आपको भिजवा के और वहां पे वो कार्रवाइयां करते हैं। अरे चरवाहों की शक्ल में, लोकल्स की तरह से आप लोग यहाँ पर भेज देते हैं। उनसे जाकर पता कीजिए ना ISI के लोगों से, आपके आर्मी के लोगों से, क्या क्या तरीके अपनाते हैं घुसपैठ कराने के लिए। अपने आपके बॉर्डर, आपका आरजू काजमी, ये तो आपको लाइट्स लगाई हुई 24 आवर सर्वेलेंस मौजूद है। इसके बावजूद अगर पाकिस्तान से घुसपैठी आते हैं तो ये क्वेश्चन आपको अपने फोर्सेस से करना चाहिए कि कश्मीर में फिर किस तरीके से ये लोग आते हैं, जो वहां के लोग आपके खिलाफ किस तरीके से वो खड़े होते हैं। ये क्वेश्चन आपको उनसे करना चाहिए, बजाय इसके कि आप ब्लेम करें पाकिस्तान को, आप ब्लेम करें चाइना को। फखर यूसुफजई, ये हिंदुस्तान की सदाशयता उसके बड़े दिल की वजह से होता है, और आज तक हिंदुस्तान ने जितने झटके खाए हैं, जितने जख्म खाए हैं, वो केवल इसी वजह से कि जाने दो यार, छोड़ो यार, अपना ही हिस्सा है यार, अपने ही तरह के दिखने वाले लोग हैं यार, एक ही तरह की जड़ है यार हमारी, केवल इसका फायदा उठाया गया है। यहाँ पर इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, चीजों को जानने समझने की कमी नहीं है, केवल इस बात पर हम लोग बार बार एतबार करते हैं कि शायद आज नहीं तो कल आप लोगों को समझ में आएगा कि गलत क्या है, सही क्या है, लेकिन आप लोग हर बार इस बात को हमको गलत साबित करते हो। और फिर जब कभी एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बात होती है तो आप कहते हो देखिए ये क्या होने लगा, सोवरेनिटी पर हमला। आप लोग उस दिन को न्योता दे रहे हो और अब वो दिन बहुत दूर नहीं है आरजू काजमी। देखिए, आपके यहाँ चाइना अंदर घुस के आप लोगों को मार रहा है, नेपाल ने आपके एरिया को अपना बता दिया है, तो गड़बड़ आपके साथ है ना। आप दिल को ठंडक पहुंची, आपके दिल को ठंडक पहुंचती है जब आपको इस तरह की खबरें सुनाई देती हैं। आपके साथ अफगानिस्तान क्या कर रहा है हमको मालूम है, आप अफगानिस्तान के साथ क्या कर रहे हो और अफगानिस्तान आपके साथ क्या कर रहा है वो तो हमको मालूम है, लेकिन जब चाइना की तरफ से ये खबरें आप सुनती हैं तो आपके दिल को ठंडक पहुंचती है आरजू काजमी? लगती है ना। कश्मीर एक खुली हुई जेल है जो आपने बना के रखी है, आपके हर जो नेबरिंग कंट्री है उसको आपके साथ प्रॉब्लम है, तो आपको अपने आप को देखने की पहले जरूरत है। आप पहले अपने आप को देखें कि क्या मसला आप कर रहे हैं जो हर कोई आपसे नाराज है। कभी कबूतर पकड़ रहे हैं, कभी टिड्डियां पकड़ रहे हैं, कभी कह रहे हैं गरम हवा। सिन्हा कुछ कहना चाह रहे हैं आरजू काजमी, जरा सुन लीजिए, अभी आपसे वो मुखातिब भी थे, कुछ आपसे विशेष रूप से कहना चाह रहे हैं के सिन्हा। हाँ बेटा आरजू, सुन लो मेरी बात।
जब आप कह रही थी ना चीन के अंदर में, तो आप ईस्टर्न लद्दाख के अंदर में, सेंट्रल लद्दाख के अंदर में, और जो ईस्टर्न फ्रंट है हमारी, जब हम चाइना के गर्दन को दबोचते हैं ना, तो दिल्ली से आवाज उठाती है, वॉरियर्स उठाते हैं कि हाथी और ड्रैगन एक साथ डांस करेंगे तो पूरा विश्व बदल जाएगा। ऐसी आवाज आती है वहां से। और आप कहती हैं कि चीन ने कर दिया। नेपाल के साथ हमारे संबंध इतने अच्छे हैं और इतने दृढ़ हैं कि देखिए वो जो इलाका है ना, वो तो हमने तो बना दिया 80 किलोमीटर रोड, मानसरोवर का रास्ता से हम चल पड़ेंगे। 20 दिन की जर्नी हम 4 दिन में करेंगे। हाँ, आग लगी किसे? चाइना को लगी, क्योंकि अब तो उनका टूरिज्म के लिए जो 16 दिन का समय हम तय करते थे, 4 दिन में पूरा करेंगे। और देखिए हमने रोड बना दिया जिसमें गला दबोचेंगे हम तार के अंदर में। तो उसके अलावा देखिए चाइना कैसे घुटने टेकता है। वो कहता है, उनका जो डिप्लोमेसी है और जो विदेश मंत्री विस्तार है, वो कहता है कि हम तो चाहते हैं कि ड्रैगन और हाथी एक साथ डांस करें। फिर आप क्या चूहों की तरह हमारे पैरों के नीचे लौटी जाएंगी अर्जुन? इसलिए मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ बेटा, कि तुम यहाँ की हो। और देखो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, पीओके के साथ मैंने बहुत किया है और पीओके के अंदर किया है कार्रवाई। वहां के एनएलआई बटालियन कहती है कि सर मैं वहां कैप्चर किया है फ्यूसियारी का इलाका, और मैं खुद किया हूं, तो इसलिए बताता हूं। वो कहते हैं कि सर, जब मैं एनएलआई के लोगों को बात करता था, पकड़ता था, तो कहते हैं कि सर कब मिलाओगे हमारे भारत के साथ? आपने तो उनको सिया सुन्नी के डिवाइड में बांट दिया, बेचारे सियाओं को निकाल दिया वहां से। आप वहां से आता है आवाज, पीओके से आवाज होता है, गो मियां जी गो इमरान खान के लिए। वो कहते हैं कि भारत के साथ मिलना है, वो तो कहते हैं कि आ जाओ। ये तो हमारी ये थी कि हमने आपको कहा कि दिमाग शाह, हमने आपको अल्टीमेटम दे दी कि आप काम नहीं करो पीओके। ये तो मैटर ऑफ टाइम है। हम ये अपना डिप्लोमेसी देख रहे हैं कि क्या आप खाली करोगे? सस्कान वैली जो आपने दिया चाइना से लेके दे दोगे। सीपैक तो हमारा है, चाइना से बातचीत हो रही है हमारी, क्योंकि वो तो पीओके के अंदर में हमारे इलाके से आया है। और चाइना कहता है कि सर हमारे साथ कर लो आप एग्रीमेंट, हम तो इनको निकाल देंगे वहां से। बलूचिस्तान कहता है कि हम अलग देश बना देंगे। तो आप क्या करोगे? आपको हमारे साथ मिलने के अलावा कुछ नहीं है, कि आपका कोई नहीं है। इस पर आप जवाब देंगे? आपको आरजू काजमी जी, गड़बड़ फैला रहे ये हैं जो ना, आपके लिए 1 सेकंड के इससे पहले आप अपनी बात शुरू करें, ये जो बेटा संबोधन था आपके लिए, ये हिंदुस्तान से आपके लिए बेटा संबोधन था। क्या इसमें आपको प्यार, इसमें आपको स्नेह समझ में आता है? क्या इसमें निश्चल होना समझ में आता है, निष्कपट होना समझ में आता है? अब अपनी बात कहिए। देखिए, सिन्हा साहब की तो मैं हमेशा से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वो बात करें तो मैं बीच में ना ही बोलूं। लेकिन बलूचिस्तान में आप लोगों का इंटरफेरेंस है, हमेशा से आपके जासूस भी वहां से पकड़े गए और उसके बाद आप लोग किस तरह से बलूचिस्तान का नाम लेते हैं। मुझे हैरत हो जाती है कि जिस जगह को आप खुद खराब कर रहे हैं, जिस जगह के अंदर आप लोग बार बार अपने लोग भेज रहे हैं, उसके ऊपर आप बात कैसे करते हैं? आपको उससे बात करने से नहीं करनी चाहिए आपको उसके ऊपर बात, क्योंकि वो आप लोगों की अपनी किए हुए करतूत है। आपके किसी हिस्से पर बात नहीं करते, हम आपके यहाँ रिलीजियस कन्वर्जेंस पर बात नहीं करते, हम इस पर भी बात नहीं करते कि आपके यहाँ कराची में कोरोना के समय भी तटवर्ती जो माइनॉरिटीज हैं, वहाँ तटवर्ती इलाकों में रहने वाले, उनको खाना तक नहीं दिया आपने क्योंकि वो नॉन मुस्लिम थे। हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम इस पर भी बात ना करें क्या कि आपके यहाँ इस बार जो कर्ज लिया जाने वाला है 15 अरब डॉलर का, वो आज तक का सबसे बड़ा कर्ज है जो पाकिस्तान 1 साल में लेने वाला है। आप लोगों के यहाँ खाने के पैसे नहीं है, खुदा के वास्ते आप अपनी आवाम का ख्याल रखें। ये कश्मीर का राग अलापना छोड़ दें, वरना जो है वो भी चला जाएगा। आरजू काजमी, आवाज आई आपको मेरी? जी, अच्छा आप मुझसे बात देखिए, कश्मीर का तो आप भी ख्याल करें ना। आप हमारे आजाद कश्मीर में आइए, मैं आपको दावत देती हूँ, आप आइए और वहाँ पे देखिए हमने लोगों को कैसे रखा है। उसके बाद अब अपने कश्मीर वहीं का हवाला दे रहे थे अभी के सिन्हा साहब, गो नियाजी गो के नारे वहीं पर लगते हैं। इंसान कैसे वहां पर न जाने कितने एनजीओज हैं, वहां के कितने सारे लीडर्स को आपने स्लेन कर दिया, मार दिया, और वहां के न जाने कितने सारे लोगों को आपने देश निकाला दे दिया। वो बेचारे ब्रिटेन से जाकर अपनी बात कहते हैं और कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हमारे साथ कितना गलत हो रहा है। मेरे पास वहाँ के लोगों के नंबर हैं, मैसेजेस हैं, लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं। आपने इतना उनका बुरा हाल किया हुआ है कि वो हमसे मदद मांग रहे होते हैं।
आप अपने लोगों का अगर इतना बुरा हाल करेंगे तो फिर आप किस तरह से दावा करेंगे कविंद्र कि गुप्ता साहब, ये जो स्टार्क डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कविंद्र गुप्ता साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, ये जो स्टार्क डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हिंदुस्तान के ओपिनियन की वर्ल्ड फ्रेटर्निटी समेत यूएन सभी लोग तारीफ करते हैं और उसके साथ खड़े होकर उसका समर्थन करते हैं। पाकिस्तान 90% टाइम पर उसमें मुंह की खाता है, लेकिन उसके बावजूद वो अपना जो ओपिनियन है उसके साथ बरकरार रहता है। क्या इसकी वजह ये है कि अगर ये ओपिनियन वो छोड़ देगा तो पाकिस्तान होने की जो बेसिक वजह है असल में वो ही खत्म हो जाएगी और इनको अपने अस्तित्व का खतरा नजर आने लगता है? कविंद्र गुप्ता। देखिए, झूठ पर पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। ये इनको पता है कि हमारे कई प्रधानमंत्रियों को फांसी दे दी गई, किसी को ला करके जेल में डाल दिया गया, कौन इलेक्शन कब लड़ेगा, कब उसको देश निकाला दे दिया जाएगा, वो लंदन में बैठ करके बात करेगा। इनकी सारी जो कंट्रोल है वो कौन कर रहा है इनको खुद नहीं पता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातों को बार बार दोहराना तो इनके लिए कोई औचित्य नहीं है। हम भारत के लोग शांति प्रिय लोग हैं। हमने कभी किसी के ऊपर ये सीमा के विस्तार की बात नहीं की है, लेकिन अगर हमारी सीमा के लिए कोई उंगली भी उठाता है, कोई आंख भी उठाता है, तो हम उसका मुंह भी नोच लेते हैं और उसके घर में भी जाकर के उसको मारते हैं। भारत की ऐसी प्रथा रही है। इसलिए आपको समझना होगा, महाराजा हरि सिंह के जम्मू कश्मीर के ऊपर जो कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और आज भी वहाँ के लोग जिस प्रकार से वहाँ पर तरह तरह की आपकी वीडियोज़ आती हैं, आपके पत्रकारों की वीडियोज़ आती हैं, ऐसी सैकड़ों वीडियोज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ जो पाकिस्तान के चैनलों पर बैठ करके मोदी की तारीफ करते हैं। आपको खुद समझना होगा, हमारे पास ऐसा एक नेता है जो हम हमेशा से वो उसने आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आपने पीठ के पीछे छुरा घोंपने की कोशिश की, आपने पठानकोट की, आपने करगिल का वो ये जो युद्ध है उसमें हमें डालने की कोशिश की। लेकिन जब जब आप इस प्रकार की आपकी कोशिशें होती हैं तो आपकी बुरी हालत होती है। 1971 को आप याद क्यों नहीं करते हो? आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जैसे और भी यहाँ पर बहुत से ऐसे हमारे जनरल हैं जो कविंद्र साहब, क्या ये आपसे ये सवाल पूछने का वक्त है कि मैं आपसे पूछूं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में तिरंगा कब तक लहराने वाला है? कविंद्र गुप्ता साहब, देखिए, आज जो इनके कुछ एजेंट्स हमारे कश्मीर में भी बैठे थे जिनकी ये बात कर रहे हैं, हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। हम करते हैं और बाद में इनको बताते हैं। पहले हमने धारा 370 को तोड़ा, आपको पता है कोई वहां पर पत्ता नहीं हिला और सभी लोगों ने उसको आने वाले समय में अगले साल आरजू काजमी जी, अगले साल हम कश्मीर में आकर के गर्मी की छुट्टियां बिताने वाले हैं। आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए, आप उसके लिए तैयार हो जाइए और वो दिन दूर नहीं जब हमारा यहाँ से रास्ता खुलेगा और रास्ता वो भारत का रास्ता होगा, ना कि आपकी तरफ से रास्ता होगा। इस पर इसलिए आपको समझना चाहिए अपने पिछले इतिहास करके अगले साल गर्मी तक मैक्सिमम फखर यूसुफजई पाकिस्तान को संभालने की कोशिश ही नहीं गई। पहले अपना घर संभालिए, उसके बाद अच्छा फखर यूसुफजई अगले साल गर्मी की छुट्टियां नहीं, गर्मी की छुट्टियां तो हम इंशाल्लाह वैसे ही जो है वो होपफुली हम श्रीनगर में फिर गुजारा करेंगे। मसला ये है कि आप लोगों से वो कश्मीर नहीं संभाला जा रहा जहां की पूरी लीडरशिप आपने पिछले 6, 7, 8 महीनों से आपने उनको डिटेन किया हुआ है। और बातें आप कर रहे हैं कि वो लोग बड़े आजाद है। अगर वो इतने आजाद है तो फिर आपने अलीशा गिलानी को, यासीन मालिक को, मीरवाइज उमर फारूक को और बाकी जितनी हुर्रियत लीडरशिप है उनको बंद क्यों किया हुआ है? यहां तक कि वहां की जो सीएम है उसको, मतलब शेख अब्दुल्ला और उसकी फैमिली को आपने डिटेन किया, वो जो आपके लोग थे। आजाद कश्मीर में ऐसी कोई एक चीज मुझे दिखा दी, यकीन करें तो मैं यहीं से रह के, मैं कहता हूं कि मैं पाकिस्तान को छोड़ के मैं हिंदुस्तान की जो चीजें होगी मैं वो इख्तियार करूंगा। यहाँ पे रह के मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूंगा। लेकिन आप ये जुर्रत कर ले कि अगर एक सिंगल केस आप मुझे दिखा दे कि किसी को इस वजह से वहां की लीडरशिप को जेल में डाला गया हो। अब जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में पिछले 8 महीनों से आप उसके साथ 72 सालों से आप फखर यूसुफजई की फखर यूसुफजई की खाम ख्याली सुनी आपने?
श्रीनगर में गर्मी की छुट्टी मनाना चाहते हैं, मेहमान के तौर पर आएंगे तो हम कभी मना नहीं करेंगे, लेकिन ये जाहिर है जो इनका कहने का मतलब था वो नहीं था के सिन्हा साहब। देखिए दिनेश जी, इनको ये पता है कि जम्मू एंड कश्मीर की जब बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में जब पंचायत का इलेक्शन होता है 80% हमारी जब वहां पर वोटें पड़ती हैं और लोग जो जमीन से जुड़े हुए हैं वो करते हैं, तो इनको हमें बताने की जरूरत नहीं है। फखर असद गई जो हवा में बातें करते हैं, ठीक है, फखर असद गई ये जरूर कहें, जैसे कोइंदर साहब ने अभी बताया कि हमारी जीत दूर नहीं है, जो रियलिटी पूरा देखिए फखर साहब देखिए, मैंने आपके लोगों को देखा है सर, मेरा 2IC होता था, मैं बताऊं यूएन के अंदर में मैं मिशन लीडर होता था, एक मैं टीम लीडर था, मेरा जो 3IC था, 2IC एक चाइनीज होता था मेजर मिंग, और एक आपका मेजर साहब थे, मैं नाम ले लूंगा बिकॉज अभी वो जनरल और जनरल साहब से बात होती है, वो मेरे 3IC थे सर। वो हमें कहते थे यूएन के अंदर में हम ऑपरेट करते थे, तो मैं 3IC थे, बहुत सारे ऑफिसर थे आपके, वो कहते थे कि सर हमें ना जब हम सिविल ड्रेस पहनते हैं तो मुझे इजाजत दे दो, मैं कहूँ मैं इंडियन ऑफिसर हूँ। मैं कहा जरूर फक्र से कहो, क्योंकि जब ड्रेस पहन के हम निकलते थे तब तो वो पहनना ही नहीं, वो हमारे लिए, तो वो देखिए पाकिस्तान आर्मी में एक बहुत बड़ा तबका है, वो मानता है कि हम उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने जब देश का बंटवारा किया उसके बाद बेचैन है, और देखिए जब हम खान गफूर खान साहब की बात करते हैं, हम उनको गांधी कहते हैं, दूसरा गांधी, फ्रंटियर गांधी, उनको हमने कहा था पुख्तानिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, इसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, वो जरूर इतिहास इनको मालूम है, इतिहास की किताबें हैं इनके पास, इनके पासपोर्ट की कितनी कीमत है वर्ल्ड वाइड ये जानते हैं। कई बार अपने आप को हिंदुस्तानी कह के इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि इनकी इज्जत बची रह जाए। लेकिन आरजू काजमी जी, आपके पास मैं आता हूं, कभी गलती मानकर खुद को सुधरने के रास्ते पर ले जाने की पाकिस्तान कोशिश करेगा, या हम लोग अब इस ख्याल को पूरी तरह से नदी में जाकर सिरा दें, छोड़ दें अब ये सोचना? नहीं, अगर किसी से कोई गलती हुई हो, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान, बिल्कुल मानना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, तभी हम नेक्स्ट जनरेशन को कोई अच्छी दुनिया देके जा सकेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग भी अपनी कोई गलती नहीं मानते हैं, आप अपना किया दूसरे के सर पे लगाने के आदी हैं, और वही आप लोग अभी भी कर रहे हैं। आप लोग कब तक ये करते रहेंगे, कब तक एलिगेशंस लगाते रहेंगे, बजाय इसके अपने आप देखें कि आपकी कंट्री में क्या हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं। जी, ये स्टेटमेंट्स इस तरह के देने के लिए आप या आपके मुल्क के लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन आप भी ये जानती हैं कि ऐसा नहीं है। जितने बार हिंदुस्तान ने कोई बात कही है, कालांतर में वो बात सच साबित हुई है, सबूतों के साथ साबित हुई है। लेकिन आप ये भी जानती हैं कि अगर 100 बार पाकिस्तान ने कोई बात कही होगी तो 90% बार वो गलत साबित होती है, झूठ साबित होती है। आप लोगों के यहाँ पर लोगों की माली हालत ख़राब है, आप लोगों के यहाँ पर रोटी और आटा इतना महंगा हो गया है कि लोगों के लिए वो अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। आप चंद लोगों की बात छोड़ दीजिए, क्या वहाँ के आवाम को, जिसको ये सपना दिखाकर कि आप आइए अलग मुल्क में आइए, दीज पीपल कैन नॉट कोहिबिट टुगेदर, आइए एक अलग मुल्क बनाते हैं, वहाँ ले जाकर आपने उनकी क्या हालत कर दी है, उनके बारे में आप सोचती हैं? पाकिस्तान में सुनहरे सपने दिखाकर जिन्ना साहब जिनको ले गए थे उनके साथ क्या हालत कर दी गई है। अगर आप लोग कौम के बारे में, अगर आप लोग रिलीजन के बारे में बात करके उनके सामने एक गाजर न लटकाए रहें तो वो बेचारे खाने पीने के लिए मोहताज हैं। देखिए, पाकिस्तान में इतनी बुरी हालत किसी की भी नहीं है कि कोई भूखा मर रहा हो। और दूसरी बात, आप लोगों ने इतना क्या तंग किया था कि लोगों को यहाँ आना पड़ा। बिल्कुल वैसे ना साहब सही कह रहे थे, मेरे 5,000 लोग वहां से पलायन करके हिंदुस्तान आते हैं। 5,000 हिंदू एक साल में, 1,000 लोगों का धर्मांतरण करा दिया जाता है। आप लोग क्या कर रहे हो वहां की माइनॉरिटी के साथ? 23 से 27% के आसपास की आबादी थी हिंदुओं की वहां, जो अब बचकर माइनॉरिटी की आबादी वहां 3% के आसपास बची है। यहाँ जो आबादी थी मुसलमानों की आजादी के वक्त उससे कई गुना बढ़ चुकी है। आप बताइए कौन मुल्क किसके साथ कैसा पेश आ रहा है? तो रिप्लाई करें जो बात मैंने आपसे पूछी है कि 1947 से पहले आप लोगों ने ऐसा क्या तंग किया था? 9% के आसपास की आबादी, मैडम 9% के आसपास की आबादी 20% से ज्यादा हो जाए तो वो मुल्क अच्छा है, या जहां पर 27% की आबादी 3% पर सिमट जाए वो मुल्क अच्छा है? आप मुझे बताइए ना, वो 3% मैं आपको बता दूंगी। आप मुझे ये बताइए कि 47 के बाद यहाँ पे लोग क्यों आए? आप लोगों ने क्या तंग किया था, क्या परेशान किया था जो यहाँ आना पड़ा लोगों को छोड़ के?
ये तो आप बताइए ना। आप अपनी लोगों आप ने ऐसे- रिलीजन के नाम आप- पर टू नेशन थ्योरी दी थी, दो तरह के मुल्कों की बुनियाद रखी थी रिलीजन के नाम पर। रिलीजन के नाम पर आप लोग कुछ लोगों को भटका के बरगला के वहां पर ले गए थे। कुछ बेचारे जिनके बाप दादा परदादा की वहां जमीनें और मकान थे वो नहीं आने चाहते थे, उनके ऊपर इतने अत्याचार किए आपने कि उनको यहाँ आना पड़ा। 5,000 के आसपास एक साल में लोग इधर आ रहे हैं। उन्हीं के लिए हिंदुस्तान की संसद में एक कानून बनाना पड़ा, उस पर भी आपने यहाँ के लोगों को बरकला दिया कि ये तो तुम्हारे खिलाफ है। वो लोग सड़क पर आंदोलन करने निकल आए, आपकी जो स्लीपर सेल्स हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं आप लोग टाइम टाइम पर। इतनी सारी षड्यंत्र और इतनी साजिशें करते हैं, उसके बाद इतने नादान और मासूम बनकर बोलते हैं हमने क्या किया है। 72 इयर्स के बाद इस बात को सही साबित कर दिया कि मिस्टर जिन्ना ने ठीक किया था। अगर आप ये ना करते तो शायद लोगों को लगता कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन आपने ये करके सही तो आप साबित ये कर दिया। बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि आपने रिलीजन जिसको आप सबसे बड़ा मानते हैं उसका भी आपने हवाला दे दिया, लेकिन सारे लोग यहाँ से नहीं गए जो उस रिलीजन को मानते हैं। बताइए, मिस्टर जिन्ना ने बड़ा अच्छा किया, तो ऐसा क्या हुआ कि सारे लोग उधर नहीं गए? आप लोगों को जरा अधिकांश लोग वहां नहीं गए। उन्हें किसी अंदर किसी सही जगह अरे पे आप बिठा तो दीजिए। रिलीजन के नाम पर हैदराबाद को भी अलग करना चाहते थे। आपकी यही निगाह कश्मीर पर भी है, लेकिन आपके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। कविंद्र गुप्ता साहब, अब सवाल यह है कि क्या अचानक एक दिन इनकी नींद खुलेगी और इनको पता चलेगा कि अब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इनके पास नहीं है? देखिए ये इनको भी पता है कि हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर की असेंबली में स्पीकर भी रहा हूं, जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहा हूं। मुझे पता है वहां पर हमने 24 सीटें अभी भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए रखी हुई हैं, वो हमारे पास आने को तैयार है और जल्द ही डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में चल रही है। जब सीटें बढ़ेंगी अगली बार उन सीटों पर जम्मू पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के हमारे जो नुमाइंदे होंगे वो भी वहाँ पर बैठेंगे। इसलिए आने वाला समय जो बचा है उसको संभाल करके रखिए। और जो सिंध बलोचिस्तान फखर यूसुफजई साहब, सुन रहे हैं आप? कोई नया बांग्लादेश ना बन जाए, इस प्रकार की कोशिश करता हूँ। ये बात अपनी मुकम्मल करें, मैं आपको जवाब देता हूँ। मुकम्मल हो गई बात। एक और बांग्लादेश न बन जाए, आपके यहाँ से एक और हिस्सा न कट जाए। फखर यूसुफजई, नहीं। अच्छा, मैं बता दूं, जो वहां पे पहले से लोग रह रहे हैं उनको तो आप लोगों ने जेलों में बंद किया और 24 सीटें आपने रखी हुई हैं आजाद कश्मीर के लोगों के लिए। दूसरी बात, आपने कहा कि यहाँ से हिंदू शिफ्ट हो गए, लेकिन वहां से कोई मुसलमान नहीं आया। होगा, कोई भी पाकिस्तानी एजेंट होगा। आप कश्मीर के बारे में किस हैसियत से बात करते हैं? आप हैं कौन फखर यूसुफजई? और इस प्रकार की जो हरकतें फखर यूसुफजई, आप लोग कश्मीर की बात करते हैं, करेंगे। इसलिए हम लोग आपके यहाँ के कई हिस्सों की बात करते हैं। आप हैं कौन कश्मीर के बारे में बात करने वाले सर? यहाँ दिल्ली में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, हैदराबाद में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, आप अपने घर में देखिए ना। कश्मीरी हमारे अपने लोग हैं। मुल्क की मैं आपको सोवरेनिटी बता कुछ रहा हूं। होती है नहीं होती है? अंदरूनी मामले कुछ होते हैं नहीं होते हैं? हर चीज में टांग अड़ाना, आपकी टांग संभाल के रखिए, कट ना जाए। नहीं, ऐसा मसला कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि आप अपने लोगों को संभाल के रखिए। जो वहाँ पे मुस्लिम 210 मिलियन की पॉपुलेशन वहाँ रहती है, वो पाकिस्तान जिंदाबाद नारे उन्होंने भी दिसंबर में क्यों लगाए थे, और उन्होंने क्यों नारा लगाया था कि हमें जिन्ना वाली आजादी चाहिए। इसका मतलब है कि उनका फैसला गलत था और पाकिस्तान बनने का फैसला मिस्टर जिन्ना। अच्छा, एक बात बताइए फखर यूसुफजई, फखर यूसुफजई, पाकिस्तान में अलग अलग शहरों में जाकर अगर कुछ लोग हिंदुस्तान का झंडा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे तो पूरे हिस्से हमारे हो जाएंगे? बोलिए ऑन रिकॉर्ड। मैं आपको ये बता रहा हूं, पाकिस्तान में कोई एक सिंगल बोलिए, मेरा सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। मेरा सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। मैं इंग्लैंड में खड़े होकर, मैं ब्रिटेन में खड़े होकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा, ब्रिटेन मेरा हो जाएगा? के अंदर इस्लामाबाद की 72 साल की हिस्ट्री में मुझे कोई एक सिंगल डे दिखा दे कि एक सिंगल बंदे ने भी हिंदुस्तान का फ्लैग लेके और पार्लियामेंट के सामने जाके बैठ गया। आप मेरी बात का सीधा जवाब दीजिए, मेरे को सीधा जवाब दीजिए। आज की दुनिया में कहीं पर भी किसी को 4 पैसे दीजिए, वो जाकर कहीं का भी झंडा लेकर नारे लगा देगा। ये आपके लिए ये जानना कोई बहुत इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता तो है नहीं। मैं जाके ब्रिटेन में खड़ा होकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाऊं तो ब्रिटेन की वो हिस्सा मेरा हो जाएगा क्या? मैं अमेरिका में इसी तरह का नारा लगा दूं, मेरा हिस्सा हो जाएगा क्या मेरे देश का वो? आप 4 लोगों को घुसपैठ करा के और उनके हाथ में झंडे दे देंगे या कुछ लोगों को रुपए दे के उनसे पत्थर चलवा लेंगे तो आपको लग रहा है कि ये कश्मीर आपका हो जाएगा क्या? नहीं,
ये बात नहीं है कि कश्मीर हमारा फखर यूसुफजई आवाज आ रही हो तो मेरी बात का जवाब दीजिए। जी, मैं बिल्कुल आपको जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा कि जो वहां के लोग चाह रहे हैं, वहां के लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हुए ना। मसला यह कि पाकिस्तान के साथ वो लोग अगर खड़े ना होते तो कोई किसी के जगह पे कब्जा नहीं कर सकता। आप लोगों ने बलूचिस्तान के अंदर कोशिश की, आप लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोशिश की, आपने और बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन आप लोगों को नाकामी देखनी पड़ी। उसकी वजह ये थी कि वहां के लोग आपके साथ नहीं खड़े थे। इस वक्त इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं, 8 मिलियन फखर लोग हैं, यूसुफजई, क्या आप इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि मुंबई में जो हमला हुआ था उसमें पाकिस्तान का हाथ था, और उस संबंध में ये मोटे मोटे डोजियर न जाने कितने बार दिए जा चुके हैं? आप ये बात जानते हैं कि नहीं? आप पत्रकार हैं, ये बात जानते होंगे। मैं बिल्कुल इसके ऊपर मैंने नहीं थोड़ा मालूम बहुत आपको काम ये? किया। समझौता एक्सप्रेस के ऊपर भी क्या हुआ है, समझौता एक्सप्रेस, और तो आपने आपको जो ये बात नहीं की मालूम कि वो लोग नहीं, मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं, समझौता एक्सप्रेस में भी आप लोगों ने क्या किया होगा क्या नहीं, आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है। मुंबई के बारे में बात कर रहा हूं, मालूम है कि नहीं है? आपके कर्नल की स्टेटमेंट आ गई थी कि उसी ने उसमें सारा कुछ जो कुछ आप करवाया था उसी ने करवाया। रिलीजन रटकर रिलीजन के नाम पर घेरेबंदी और साथ में लोगों को भड़काने का काम करते हो, और उस हिसाब से यहाँ स्लीपर सेल्स एक्टिवेट करते हो, और आप सोचते हो कि ऐसे करके धीरे धीरे कश्मीर और हम चीजें हड़पते चले जाएंगे। आपके हड़पो नीति का खात्मा तो तभी हो गया था जब बांग्लादेश आपसे अलग हुआ था, लेकिन लगता नहीं कि आप लोगों को कोई इबरत हासिल होती है। आरजू काज़मी, ये लगता है कि पाकिस्तान का एक ढर्रा है, और हमारे यहाँ एक ट्रकों में एक नारा लिखा रहता है, यो तो ऐसे ही चाल लेगी, और आपके यहाँ भी जो आपकी नीति है खासतौर से हिंदुस्तान को लेकर वो ऐसी ही रहेगी, और आखिरकार हम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा, और जब हम वो कर देंगे तो आप दुनिया भर के हवाले देंगे, वियना संधि और तमाम तरह के रोने जैसे आप रोते रहते हैं रोएंगे। हालांकि हम उन सब में भी सही साबित होंगे आखिरकार, क्योंकि हमने हमेशा हर एक बात का ख्याल रखा है। अगर हो सके तो वहाँ कुछ लोगों को अब आरजू जी ये समझाना शुरू करिए, कश्मीर की आरजू छोड़ दें। नहीं, ये चीज तो आप लोगों को भी थोड़ा सा सीखनी पड़ेगी और कोशिश करनी पड़ेगी कि अब मजीद दोनों मुल्कों में, दोनों देशों में जो है मजीद टेंशन ना हो। आपके लोग भी आराम से रहें, हमारे भी आराम से रहें। दोनों जगह पे लोगों को किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा ना हो, आ जा सके, ताकि आप पाकिस्तान आए आरजू जी, ये तीली फेंक कर ये कहना कि आग नहीं लगनी चाहिए, ये कैसी कामना है आरजू जी? जो लोग तीलियां फेंकते हैं उनको कम से कम ये कामना नहीं करना चाहिए कि आग ना लगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान कोई तीलियां नहीं फेंक रहा। आप ये एलिगेशंस लगाना बंद कीजिए, और आप लोग भी कुछ कोशिश कीजिए कि दोनों देशों में अमन हो, ताकि आप पाकिस्तान आए, घूमे फिरे जाए, हम इंडिया आए। सिरा साहब के साथ भोजन भी करना है मैंने आके इंडिया में, तो वो सब कुछ अच्छा होगा तभी तो आप आऊंगी ना, वरना तो आप लोग लड़ते रहे 100 साल और लड़ते रहे। आप लोगों की नेचर नहीं चेंज हो रही। प्रॉब्लम सारी ये है, आप पाकिस्तान को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। ये क्या है के सिन्हा साहब? ये इनका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, एमनीजिया है, क्या है ये? इस तरह का माइंडसेट क्यों है? ये क्या, किस तरह की बीमारी है? इसको क्या नाम देते हैं? देखिए दिनेश जी, जब आपको पता ही होगा, जब हमने टू नेशन थ्योरी इसको गांधी जी ने मान लिया, तो हमने बहुत लंबे समय तक इसको मानते रहे और निभाने के लिए हर एक लोगों ने चेष्टा किया। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री खुद वहां तक गए और उन्होंने, मगर इन्होंने क्या दिया? पठानकोट दे दी, उड़ी दे दी। उसके बाद एब्सोल्युटली क्लियर है, टू नेशन थ्योरी ताक पे रख दी गई है। ओनली वन नेशन थ्योरी। अखंड भारत की सीमाएं ईरान से लगती हैं, अखंड भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से लगती है। केवल 2 कमिटमेंट है इंडिया की। एक था जो हमारे फ्रंटियर गांधी के साथ किया था कि पख्तूनख्वास्तान को हम देखना चाहते हैं, बलूचिस्तान में हमने बात की है। पूरा अखंड भारत का है। पीओके की बात आप कर रहे थे, हाँ, कविंदर साहब, गुप्ता साहब नहीं बोलेंगे, वो पीओके की बात कह दी, गर्मी तक का समय दे। मैं तो ये मानता हूं कि आरजू भी, क्योंकि ये मेरे बेटी के समान है, ये भी बहुत बार मेरे को कह चुकी है। मेरे बहुत लोगों से बातचीत होती है, एनएलआई के लोगों से बात करते हैं। एनएलआई कहता है, मुझे उनकी जमीन पे कहा है उन्होंने पीयू तैयारी में कि मैं सर आपके आर्मी में आके मिलना चाहता हूं। तो उनकी अंदरी ख्वाहिश है। ये जो आप आईएसआई और उनके आर्मी का एक देखते हैं कुछ जनरलों का, जब बैठ करके फखर साहब भी मान जाएंगे मेरी बात। फखर साहब, आपको याद होगा, आप अभी तो थोड़े देर पहले कह रहे थे 300 धारा 370 और 35 से हटा था। उसके नेक्स्ट डे
आपके इस्लामाबाद में और रावलपिंडी के अंदर में ही भारत के झंडे खंभों में लगे हुए थे। वो मानते थे, आप तो कहते थे कहां झंडे लगा दिए, हम आप चल पाएंगे। मैं फखर साहब, यदि आप पाकिस्तानी पत्रकार कुछ याद आ रहा है? तो आप देखें, आप जा करके कुछ याद आ रहा है फखर साहब? तो लोग आना चाहते थे भारत के साथ, तो तो ये लगे थे पार्लियामेंट के अंदर झंडा लग जाता है। थ्योरी की ये मेरी कोई ऐसी सोच मेरी अपनी नहीं है, ये सारे लोग जवाब ले लें, जवाब ले लें के सिन्हा साहब। लगता है कुछ याद आ रहा है, लगता है कुछ याद आ रहा है। सिन्हा साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपको ये खबर कहाँ से मिली थी कि पिंडी और इस्लामाबाद में हिंदुस्तान के सारे झंडे लग गए थे। मुझे आज तक, क्योंकि मैं पूरे इस्लामाबाद पिंडी की तो मैं बात नहीं करता, कम जाना होता है, इस्लामाबाद है पूरे में मेरा आपकी रिपोर्टें हैं, आपके टीवी पर डिबेट है, हमने तो खींचा नहीं है। आप किस तरह के पत्रकार हैं, या आप छिपाना चाहते हैं या आपको पता नहीं? बिल्कुल, आप जिसकी बात करें, आपके 2 बैनर की बात करें जो नेशनल प्रेस क्लब के बाहर लगे थे पिछले साल की, आप उसकी शायद बात करें। इसके अलावा कोई खबर नहीं है, ना कोई फ्लैग लगा, 2 बैनर लगे थे और कराची में भी हुआ था सर। आप पत्रकार हैं और मैं आपकी याददाश्त दिलाता हूँ, मैं तो अफसर, एक फौजी अफसर हूँ, वो मैं एक वेटरन हूँ और मैं लोगों से मिलता हूँ और मिला हूँ और हर एक तर्ज पे बात की है, चाहे वो जंगी मैदान हो या आपके टेररिज्म का मामला हो। सिन्हा साहब, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो 2 बैनर, बिल्कुल आपकी बात सही है, वो 2 बैनर से, इसके अलावा ऐसा कोई वाकया कम से कम पिछले 5 सालों में नहीं, एक सिंगल, अब वहाँ बैनर लग गया ना, वो हिस्सा हमारा हो गया। आपकी थ्योरी के मुताबिक फखर यूसुफजई वहाँ बैनर लग गया। जी क्या कह रहे हैं? फखर यूसुफजई वहाँ बैनर लग गए ना, अब वो हिस्सा हमारा हो गया। आपकी थ्योरी के मुताबिक जहां भी बैनर लग जाए, झंडे लग जाएं, 2-3-4 लोग इकट्ठे होकर नारे लगा दें, वो हिस्सा उसका हो जाता है जिस संदर्भ में, जिसके हिसाब से नारे लगाए जा रहे होते हैं। एक सिंगल बंदा वहां पे न इकट्ठा हुआ था, एक सिंगल बंदा। अब वहां आपको एक सिंगल बंदा नजर आएगा, अब नजर आएगा, क्योंकि आप जैसा देखना चाहते हैं दुनिया आपको वैसी दिखाई देती है फखर यूसुफजई साहब। लेकिन आरजू काज़मी जी, फखर यूसुफजई साहब, पाकिस्तान में अगर आप ये लोगों को समझा सकें, वैसे तो मुझको लगता है कि अगर आप समझाने निकलेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, आपकी जान पर बन जाएगी, तो ये रिस्क सोच समझ कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप वहां पर समझा सकें कि हम तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये 2 नेशन थ्योरी जिसका हवाला दिया जा रहा था बहुत दिनों तक, बहुत लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। वहाँ की आवाम कुछ दिनों में इकट्ठे होकर हिंदुस्तान जिंदाबाद ना कहने लगे और ये ना कहने लगे कि हमको भारत में वापस शामिल होना है, उस दिन के लिए अब आप तैयार रहिए। 15 अरब डॉलर का आप लोन ले रहे हैं, उसमें से 10 अरब डॉलर तो पुराना कर्ज चुकाने में आप लगा देंगे। 5 अरब डॉलर में आप क्या क्या वहाँ अपने यहाँ ठीक करेंगे वो आप देखिए। लेकिन आप सब मेहमानों का बहुत धन्यवाद। अड़ी में ये स्पष्ट हो चुका है कि किसकी गलती है। आज की बात नहीं है, लगातार साफ हो रहा है, लेकिन अब उस दिन के लिए पाकिस्तान तैयार रहे जब पौ फटेगी, आंख खोलेगी और फिर पता नहीं वहां के लोगों को क्या पता चलेगा कि उसका कौन कौन सा हिस्सा वापस हिंदुस्तान में शामिल हो गया है। कश्मीर कश्मीर मत चिल्लाओ, बहुत मार खाओगे। और इस चक्कर में पाकिस्तान के कुछ हिस्से भी भारत के हाथों गवाओगे। बहुत धन्यवाद आप सबका। आज की अड़ी में इतना ही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।